नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी में हम लोग एक चमारिन और एक ठाकुर का जबरदस्त और मजेदार वाक्य मैं सुनाऊंगा। आखिर वह ठाकुर जो है एक चमारिन के आगे जो नीच जात की क्षुद्र जात की रहती है, फिर भी उसके आगे कुत्ता बनने को क्यों तैयार हो जाता है। यह कहानी बहुत ही जबरदस्त है, आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा करके जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक चमार था जिसका नाम जो महावीर था, और उसकी पत्नी जिसका नाम जो है मुलैया थी। अब वो मुलैया जो है हमेशा जो है अपना काम धाम में मस्त रहती थी, लेकिन जो उस चमार महावीर की जो पत्नी मुलैया थी ना, वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जात की तो वो क्षुद्र थी, जात की इतनी नीच थी, लेकिन उस नीच जाति में काले कुलूटे ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन वो पता नहीं कहाँ से कैसे उस जात में पैदा हो गई थी। लोग देख करके बड़े हैरान होते थे। वैसा इतनी खूबसूरत अप्सरा तो कोई पंडित के घर, ब्राह्मण के घर नहीं पैदा होती है, जितना कि वह जो चमार होकर के, चमारिन होकर के वो इतनी खूबसूरत थी। लेकिन उस मुलैया को अपने खूबसूरती का कोई घमंड ना था, कोई कुछ नहीं था। उसके अगल पीछे जो है अच्छे खासे मर्द जो है दाल बनाने की कोशिश करते थे, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह अपने पति का अपमान करने वाली नहीं थी। वह गलत रास्ते पर बिल्कुल चलने वाली नहीं थी। कोई कुछ भी कहता रहे, बस उसे तो अपने काम से प्यारा था। उसको देखने के लिए कुछ लोग वहाँ पर लाइन में भी अगर बगैर दरवाजे पर खड़े रहते थे, ताकि बस एक बार उसको देख ले तो बस उसका जी बढ़ जाता था, क्योंकि वह किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। उसे अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं रहता था। तो उस महावीर के पास में जो है एक घोड़ा था, और उससे एक गाड़ी बंधी थी, जिससे वह जो क्या करता था कि वह सवारी ढोता था और फिर जो उससे 2-4 पैसे कमाते थे, और वही उसका कामकाज था। लेकिन उस घोड़े को खिलाने के लिए हरा चारा चाहिए। तो बस वह जो है मुलैया जो थी, अपने घोड़े को खिलाने के लिए हरा चारा को काटने के लिए खेतों में जाती थी। तो कभी घास छीलना पड़ता, तो कभी जो है कहीं मेड़ के किनारे कहीं गन्ना मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, उसको जो काट करके लाती थी। डेली का वही काम था। लेकिन उसी गांव में जो है एक ठाकुर था जिसका नाम था मुन्ना ठाकुर, और उस गांव में सारे के सारे लोग उस ठाकुर से दहशत में रहते थे, डरते थे, क्योंकि मुन्ना ठाकुर के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत अपार थे, उसके घर पर नौकर चाकर लगे रहते थे। यहाँ तक कि उस मुन्ना ठाकुर की जो ठाकुराइन थी, वह भी अपने पति से उनका हाड़ कांपता था, डर लगता था, थर थर कांपती थी। इसलिए किसी का हिम्मत नहीं होता था कि यहाँ उस मुन्ना ठाकुर के सामने जो कोई बोल सके। लेकिन मुन्ना ठाकुर जिसे चाहे उसे जो है उसके साथ जो मर्जी करे वह कर सकता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। इसलिए वह मुन्ना ठाकुर अपने आप को बड़ा जो घमंडी और हर तरीके से गुरूर व्यवहार का था। लेकिन एक बार जब वह मुन्ना ठाकुर रास्ते से आ रहा था, तो यह जो है हाथ में जो है एक बास्केट लेकर के, झउआ लेकर के वह घास काटने के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे जा रही थी तब तक जो मुन्ना ठाकुर किसकी नज़र पड़ती तो वह देखते ही अचंभित हो जाता, करिए मेरे गांव में इतनी खूबसूरत और ऐसी अप्सरा जैसी स्त्री कौन है, वो भी घास काटने के लिए जा रही है। बस वह अपने आदमियों से किसी तरीके से उसके बारे में पता करवाता है, तो पता चलता है करे वो तो महावीर की पत्नी है, और वो तो चमार है, जात की चमारिन है। लेकिन यार वास्तव में आज तक मैंने ऐसी स्त्री को मैंने देखा ही नहीं है कि वह इतना क्षुद्र जात, नीच जात के हो करके भी यार वो इतनी खूबसूरत है। उसका तो वहाँ पर जगह ही नहीं होना चाहिए, उसका तो जगह मेरे घर में होना चाहिए, उसको रानी बना करके रखूँगा। और एक बार जो अगला दिन जब होता है, तो महावीर कि जो पत्नी जो मुलैया रहती है ना, वह समय से घास नहीं लाई रहती है। तो अपने पति पर भड़क उठता है, कह रहे तुम क्या कर रही थी, अभी तक घास नहीं लाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, घोड़ों को घास नहीं चलेगा तो कैसे होगा, कैसे मैं जो इस एक्का को ले जाऊंगा, 2 पैसे कमा करके लाऊंगा। लेकिन वह पत्नी कहती है कि मुलैया कहती, करे सब्र करिए, कुछ देर में अभी चली जाऊंगा, आज घर पर थोड़े ज़्यादा काम काज थे। और वह जो फिर से वही खांचा उठाती है, झुआ उठाती है, और फिर से हंसिया लेकर के
खेत में चल चलती है जो है अपना घास काटने के लिए। लेकिन उस दिन भी उधर इधर से वो मुलैया जा रही थी, जो अप्सरा जैसी चमारिन थी वह जा रही थी, और उधर से वह जो मुन्ना सिंह ठाकुर आ रहे थे। लेकिन जब ठाकुर ने इसको देखा तो उस ठाकुर की नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वह अभी पैदल ही आ रहा था ठाकुर, और यह भी ठाकुर सिंह जो था अकेला था और यह भी अकेले थे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे थे। लेकिन जैसे ही जब बगल से गुजरते हैं तो उस मुन्ना ठाकुर ने तुरंत उस मुलैया की हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि देखो जी, मेरा तो दिल तुम पर आ गया, और एक बार तो बस तू हाँ कर दे तो मैं तेरे को अपनी रानी बना करके रखूंगा। उस दिन वह जो है चमारिन जो रहती, मुलैया रहती है, उस जैसे वो हाथ पकड़ता ना, उसका हक्का बक्का सब शांत हो जाता है, और बस वह तुरंत हाथों से उसके छुड़ा करके वह भाग जाती है। उस अपना झहुआ को लेकर के, जो बास्केट रहता है उसको लेकर के चली जाती है घास काटने। लेकिन जब घास काटने चली जाती है तो ठाकुर सिंह जो मुन्ना ठाकुर रहता है बड़ा अपमानित अपने आप को समझता है कि आज तक मैंने जिसका हाथ पकड़ा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह छुड़ा करके चला जाए, और इसकी इतनी हिम्मत कि मैंने हाथ पकड़ा, शायद उसको मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैंने जिसको चाहा है उसको अपने बिस्तर पर सजा लिया है, उसके साथ मैंने रात गुजार ली। लेकिन आज पहली बार जो मेरा किसी स्त्री ने अपमान किया, उस मुन्ना ठाकुर को ऐसा लगा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ। मुन्ना ठाकुर के आंखों से आंसू आ गए कि इतना बड़ा अपमान मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। वास्तव में ये जो चमारिन है, और चमारिन में इतना गुरूर मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, नीच जात का होते हुए भी मुन्ना ठाकुर ने कुछ प्रण किया कि जैसे भी उससे मेरे को बात तो करना ही पड़ेगा। और फिर जो है उधर वो मुलैया जाती है घास काटने, तो किसी तरीके से तो घास तो काटती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू अचानक छलक रहे थे, डर से, भय से, कि आखिर आज उस ठाकुर ने मेरे हाथ पकड़ लिया, कल मेरे साथ कोई छेड़खानी कर सकता है। अगर मैं नीच जात की ना होती, क्षुद्र जात की नहीं रहती, तो काश मेरे साथ ऐसा कोई नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती। और वो अपने भाग्य को कोसती है, लेकिन मन ही मन संतोष करती, चाहे जैसा भी हो सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो डर बैठ के रहता है कि क्योंकि वह जो हाथ पकड़ लिया था, वह सोचती कि अगर मैं घर पर जाकर के कहूँगी तो शायद मेरा पति मेरे को बोलेगा, डांटेगा, मेरी जो सास है वह भी बोलेगी, डांटेगी, भला ठाकुर सिंह ऐसे कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। वे लोग जो है बिल्कुल ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। इस वजह से जब घर पर जाती तो वह किसी से कुछ नहीं कहती है। जब अगला दिन घास काटने की बारी जब आती तो वह चमारिन से उसकी सास कहती, अरे तू घास काटने क्यों नहीं जाती है? तो वह कहती, आज मेरा मन नहीं करता है। वह कहते, अरे तेरे को मन नहीं करता तो घोड़े क्या खाएंगे, कौन लाएगा घास? मेरे पास इतना जो है दम नहीं है, मेरे पास इतना बल नहीं रह गया। तुम्हारा पति हमेशा काम में मगन रहता है, तो बताओ इस घोड़े के लिए कौन लाएगा घास? और फिर से घोड़ा का इक्का कैसे चलेगा? तुम्हें घास लाना ही पड़ेगा। वह कहती कि नहीं, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो वह कहती, बगल वाले किसी के साथ चले जाओ और घास लेकर के चली जा। उसकी सास माँ कहती, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? आखिर क्या चीजें खराब है, बोलो तो, क्यों नहीं जाना चाहती? वह मन ही मन सोचती कि शायद मैं बता दूं, लेकिन वह नहीं बताती। और मजबूरी में वह सास कहती है, शायद तेरे को पता नहीं। हाँ, मेरे को पता है कि तू खूबसूरत है, शायद किसी ने कुछ कह दिया होगा, बोल दिया होगा कि तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सोच लो, तुम एक तो जात को चमारिन और हम लोग शुद्ध जात के, नीच जात के, और घर में बैठने से काम नहीं चलने वाला है। तुमको काम करना ही पड़ेगा। किसी की खूबसूरता लेकर के मैं तुम्हारी खूबसूरती को चाटूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी हो, घर का कोई राजा हो चाहे कुछ भी हो, 2 दिन 4 दिन तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन जब तक तुम काम नहीं करोगे ना एक दिन तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करना शुरू ही कर देंगे। इसलिए काम करना ही पड़ेगा तुम्हें, चाहे जैसे भी हो। जब तबीयत कुछ खराब नहीं है तो तुम फिर क्यों घर पर बैठना चाहती हो? जाओ घास लेकर के आओ। बेचारी वह आंखों में आंसू लेकर के फिर से वह हंसिया और जो है बास्केट उठाती और घास काटने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब घास काटने के लिए निकल पड़ती है तो एक ऐसा संकरा रास्ता पड़ता है, उस रास्ते से वह जाती है। सोचती कि उस रास्ते से वह मुन्ना ठाकुर आया था और मेरी हाथ पकड़ लिया था, इस वजह से आज मैं इस रास्ते से जाऊंगी। और इस रास्ते को शायद वह नहीं जानता होगा और इस रास्ते से नहीं आएगा। लेकिन जब उस रास्ते से जाती तो दोनों के दोनों साइड गन्ने लगे हुए थे, झाड़ियां थी और बीच में से कुछ दूरी बहुत ही संकरा रास्ता था। उसको डर लग रहा था कि शायद इसमें कोई छुपा हो और मेरी इज्जत लूट ले, मेरे साथ छेड़खानी कर दे। वह बिल्कुल डरी 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 दबे दबे पाव करते हुए उस झाड़ी वाले रास्ते को भी पार कर देती। उसका जान में जान पड़ता है कि चल ठीक है, आज किसी ने मेरे को कुछ बोला तो नहीं, किसी ने मेरा हाथ तो नहीं पकड़ा। बहुत ही अपने आप को वह सेफ समझ रहे थे।
और वो सोचती कि मेरे को ज़्यादा दूर घास काटने नहीं जाने पड़ेंगे, ऐसा कोई जगह ढूंढती। और बस उसे दो खेतों के बीच में एक मेड़, एक ऐसा जो बंधा नजर आता कि जिस पर बहुत बड़े बड़े घास उगे रहते हैं। उस घास को देख करके बड़ा ही खुश होती कि आज मेरे को उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, और इस घास को यदि मैं काट लूँगी तो मेरा बास्केट बहुत जल्दी भर जाएगा और जल्द मैं अपने घर भी चली जाऊँगी। बस वो हंसिया उठाती है और घासों को काटना शुरू कर देती, मस्त मगन हो जाती है और मंद मंद जो गाना गाती रहती है। और वह बार बार सर उठा करके आगे पीछे देखती भी रहती कि शायद कोई आया तो नहीं, कोई आ तो नहीं रहा ना, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा ना। और वह मूलिया जो है काटती जाती, बिल्कुल बास्केट भरने ही वाली थी और वह बिल्कुल घास काटने में मगन हो जाती। लेकिन तब जो है जैसे ही सर उठाती है तो सामने जो मंजर देखती देख करके हक्का बक्का रह जाती, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वही मुन्ना ठाकुर खड़ा रहता है। वह देख करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके प्राण सूख गए, उसका जो गला सूखने लगता है, उसका ना तो अब हंसिया चल रहा है ना तो उसका शरीर हिल रहा है, ऐसा लग रहा कि वह जिंदा लाश बन गई है। फिर वह मुन्ना ठाकुर कहता करे, आज मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया, बोलो तुम मुझसे क्यों डरती हो? इसमें डरने की बात नहीं है, मैंने उस दिन जो तुम्हारे साथ में किया बहुत गलत किया, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तुम्हारे साथ में देख करके भूत सवार हो गया और बस ना आओ देखा ना ताओ देखा, अचानक मेरा हाथ जो है तुम पर बढ़ गया और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, मेरे को माफ कर दो। शायद तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथ में क्या हुआ होगा, लेकिन मैं अपने आप को इतना अपमानित समझा कि कितना देर तक मेरे को गलानी हुई, मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे कि आज तक मेरे को कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा, लेकिन तुमने जो मेरे साथ में किया उसके बावजूद भी मैं जो है बस उसी का जो माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। उसकी थोड़ी सी जान में जान आती कि लग रहा है कि जो ठाकुर है थोड़ा नम्र भाव से बात करेगा। तो उसने कहा, बोलिए जी, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? तो बस वह ठाकुर जो एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि बस मैं यहाँ पर आया हूँ ना तुम्हारे दया पाने के लिए, बस तुम अपनी दया दिखा दो। मूलिया बोल पड़ती है कि अगर मैं एक बात बोलूँ तो बुरा नहीं मानेंगे ना। पता नहीं कैसे उस मूलिया के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है उस मुन्ना ठाकुर के सामने बात करने की, क्योंकि सारे के सारे गांव वालों में सारी दहशत, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि नज़र से नज़र मिला करके बात करने की। लेकिन पता नहीं कहाँ से उस मूलिया के अंदर हिम्मत आ जाती है और उस ठाकुर से नज़र मिला करके कहती कि एक बात मैं पूछूं तो बुरा नहीं मानेंगे ना। उस मुन्ना ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, जो तुम पूछना चाहो पूछ सकती हो। उसने कहा, क्या आपकी शादी हो गई है? उसने कहा, हाँ मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन ऐसी जबरदस्ती रिश्ता चलाने से क्या फायदा जहाँ पर मेल जोल नहीं खाता। बस तुम अपनी दया दिखा दो तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। वो मूलिया बल्कि सुंदर थी, लेकिन उसके साथ ही साथ नीच जात होने के बावजूद भी वो बुद्धिमान थी। उसने कहा, आपके पास धन दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप जिसको चाहे उसको अपने जाल में फंसा लेंगे। और शायद आपको पता होगा कि हाँ मैं आपके नज़र में खूबसूरत हूँ और वास्तव में मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं है। मैं एक जात का चमारिन हूँ, चमारिन। मेरा पति महावीर। हम लोगों के पास उतने सारे धन दौलत पैसे नहीं है, गरीब है, और शायद इसीलिए आपने सोचा होगा कि चल वो जात की क्षुद्र है उसके ऊपर अपना जाल फेंकते और बस जो जरूरतें होगी कम सौदे में ही वह जो है जाल में फंस जाएगी और उसके साथ अपनी रात गुजार लेंगे। लेकिन साहब, मैं जो वैसे में से नहीं हूँ। मैं भले ही जाति का क्षुद्र हूँ, मेरा पति जो महावीर है हर दिन मेरे को गालियाँ देता, चाहे जैसे भी हो, लेकिन अगर मेरे साथ अगर कुछ हो भी जाता, दुर्व्यवहार हो भी जाता, तो भी वह मेरे को अपना पत्नी वह मानेगा ही मानेगा। अच्छा चलिए ठीक है, सब कुछ छोड़िए, आज मैं खूबसूरत हूँ, अच्छी हूँ, तो आप मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आज मेरे को कुछ हो जाए, चेहरे पर पिंपल निकल जाए, लंगड़ी हो जाओ, लूली हो जाओ, मेरा हाथ टूट जाए, मेरा जो चेहरे पर कोई तेजाब डाल दे, तो भला तब क्या आप मेरे साथ ऐसे जीवन गुजारना चाहेंगे? तब भी आप कहेंगे क्या कि मेरे को आप रानी बना करके रखेंगे? वह जो ठाकुर कहता है कि अरे ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं किया जाता, शुभ बातें नहीं किया जाता है। बस तुम्हारी जो खूबसूरत है मेरे को तो जान छिड़कती है जी, बस एक बार तुम हाँ कर दो, बस तुम अपना दया दिखा दो। लेकिन वह मूलिया कहती कि नहीं जी,
आप जाइए अपना काम करिए। और उसकी नज़र से नज़र मिला कर के कहती कि इस जन्म क्या मैं 7 जन्मों तक जैसा भी है मेरा पति बहुत ही अच्छा है। अगर मैं काली कोतरी कुछ भी हो जाऊँ, मेरा पति भले ही मेरे को गाली देगा लेकिन वह खाना खाने के लिए देगा। लेकिन आप लोग जो बड़े घर के होते हैं ना, अक्सर मैं बड़े घर में जब देखती हूँ ना तो यही होता है कि जो खूबसूरत रहती है जब तक उसकी जवानी रहती है तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। साहब आपके पास पैसे हैं ठीक है, लेकिन मेरा पति जैसा है ठीक है, अच्छा है, मेरा काम काज कैसा ही है। उस दिन उस मुन्ना ठाकुर को बहुत ही सदमा लगता है और जैसे उसकी बात ऐसे लगता है कि एक बात उसको दिल पर चुभ जाती है और बस वह मुन्ना ठाकुर वहां से बहुत ही निराश होकर के वापस लौटता है। जब वापस लौटता है तो ऐसा लगता है कि उसे मातम सा छा गया, बिल्कुल उदास मन से घर पर लौटता है। उसकी पत्नी ने ठाकुराइन ने कहा, रे क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे को एक गिलास पानी दो, आज मेरा मूड पता नहीं क्यों सही नहीं है। उसकी बात बार बार उसके दिल में लग रही थी। पानी पीता है उस दिन तो किसी तरीके से ठीक रहता है, लेकिन अगले दिन से उसके बात और व्यवहार में चाल चलन में बिल्कुल ही बदलाव आ जाता है। इधर जो महावीर का एक्का था, दिन पर दिन उसका घोड़ा जो था पतला होता जा रहा था, क्योंकि समय समय पर उसकी सवारियां सही से नहीं मिल पा रहे थे। उसका घोड़ा कमजोर होता जा रहा था। उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते थे कि घोड़ा को सही से वो खाना खिला सके। लेकिन उधर वह मुन्ना ठाकुर जो था, उसके बात व्यवहार में बहुत कुछ दिन पर दिन बदलाव होते जा रहे थे। तभी 3 या 4 दिन बीते थे, उसके सामने अगर कोई मजदूर आ जाता था तो मजदूर की हालत खड़ी हो जाती थी। और एक बार गजब की बात तब हो जाती कि वह मुन्ना ठाकुर जो है अपने वह खेतों में जाता है और खेतों में 4-5 मजदूर जो खेत में काम कर रहे होते हैं और जिसमें से 2 मजदूर जो है बगल के बगीचे में बैर खाने के लिए चल पड़े रहते हैं। तो वहां पर बस 2 मजदूर कम दिखते हैं। तो मुन्ना ठाकुर ने कहा, करे यहाँ पर 2 मजदूर कम है, 2 मजदूर कहाँ गए? अब तो बाकी जो वहाँ पर मजदूर थे उनकी हालत खराब हो गई। उन लोगों की बोलती नहीं निकल रही थी कि भला अब मैं ठाकुर से क्या जवाब दूं, क्या बोलूं। तीनों का हालत, सारे के सारे मजदूरों की हालत खराब हो गई थी। लेकिन तब तक वे दोनों बाकी मजदूर उधर जो बगीचे से बैर तोड़ करके और एक कोने में कपड़े के अपने लुंगी पहने हुए थे, उसमें जो बैर गांठ लगा करके और लेकर के खाते हुए मस्त बात करते हुए आ रहे थे। लेकिन जैसे खेत के पास आने ही वाले थे, उनकी नजर जो उस मुन्ना ठाकुर पर पड़ गई और जैसे ही देखा, अरे ठाकुर साहब मालिक आ गए, अब क्या होगा। उन लोगों के पैर जो थर थर कांपने लगे और वहीं पर वे चाहे कहते हैं खड़े हो गए। अब वह समझ गए आज तो मेरी डांट पड़ेगी, आज तो मेरी धुलाई होगी ही होगी। लेकिन मुन्ना ठाकुर ने कहा, अरे डरो मत, यहाँ पर आओ, आगे बढ़ो। वह दबे दबे पांव से मजदूर जो आगे बढ़ते कहते, महाराज गलती हो गई, आप मेरी पैसे काट लीजिएगा, मेरे को डांट मत लगाइए। उसने कहा, कैसी बातें करते हो, अरे इसमें डांट लगाने की क्या बात है, अरे भूख लगी होगी तो चले गए हो। उसने कहा, हाँ बहुत जोर से भूख लगी, मैंने सोचा अगर घर जाएंगे तो जो है ज्यादा समय लगेंगे, इसलिए हमने जो है पास के बगीचे में वहां से बैर खाने के लिए हम लोग चले गए, माफ कर दीजिए, इसके पैसे काटना हो तो काट लीजिएगा। तो उस ठाकुर ने कहा, अरे भला इसमें कौन सी माफ करने वाली बात है, अरे तुमको भूख लगा तो चले गए और तुम सब मजदूर हो, यदि चाहो तो 1 घंटे का काम तो तुम सब आधे घंटे में खत्म कर सकते हो, तो बस इसमें बहाना बनाने की बात क्या। चलो आओ हम लोग मिलजुल करके बैर खाते हैं। बस वहां पर सारे मजदूरों के साथ में उस दिन वह मुन्ना ठाकुर जो है बैर खाता है। सारे मजदूर बड़े प्रसन्न होते हैं और जब वहां से मुन्ना ठाकुर चला गया तो मजदूर कहते कि करे ऐसे ही अगर ठाकुर साहब रहते तो कितना अच्छा रहता, काम करने में मजा आता, भय नहीं रहता। दूसरे ने कहा, अरे आज मुन्ना ठाकुर ने बड़े ही प्यार से बोला है, अरे बाद में शाम को चलो तब तो पता चलेगा। तीसरे ने कहा, अरे अभी तो बोल दिए लेकिन जब तुम्हें पैसे मिलेंगे तब कट करके पैसे मिलेंगे तब देखेंगे। चौथा ने कहा, यार चाहे जैसे भी हो, पैसा कटे या न कटे, लेकिन आज ठाकुर साहब ने बड़े ही प्यार से पेश किया, ऐसा बात व्यवहार तो मैंने देखा ही नहीं। जरूर मेरे को 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है। और ऐसे अलग अलग मजदूर जो अलग अलग बातें बना रहे थे। लेकिन उस मुन्ना ठाकुर को एक बार कोर्ट कचहरी में जाना था और हमेशा उनके पास एक घोड़ा रहता था और उसी घोड़े पर वह सवार होकर के जाते थे। तो उसने सोचा कि आज मेरे को घोड़े से नहीं जाना है बल्कि तेज धूप पे थी, इसलिए उसने सोचा कि गांव में जो महावीर के पास एक्का है उस एक्के से सवारी करके चलते हैं। और उसने महावीर को बुलवाया, महावीर जो तुरंत एक्का लेकर के चलाया गया। लेकिन उस मुन्ना ठाकुर ने जब उस घोड़े की हालत देखी तो कहा, अरे
महावीर तुम्हारे घोड़े की हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही, इतना दुबला पतला कैसे हो गया? उस महावीर ने कहा, क्या बताऊं ठाकुर साहब, दिन पर दिन जो है सवारियों की संख्या कम होती जा रही है और पैसे कम मिल रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से घोड़े को सही से खिलाने के लिए जो पैसे 4 पैसे मिलते उससे अपने ही खाने के नहीं होते, तो मैं घोड़े को कैसे खिलाऊं? बस हरी घास कुछ मिलते हैं तो बस वही खिला पाता, उसके सिवा कुछ दाना नहीं खिला पाता हूँ। इसी वजह से मेरे घोड़े की हालत, और देखिए ना, वे घोड़े की ये जो मेरी 21 की गद्दियाँ सब कुछ बदलना, लेकिन ठाकुर साहब मेरे पास पैसे की कमी है, जिसके वजह से मैं इसकी स्थिति सही से नहीं कर पा रहा। उसने कहा चल ठीक है, चाहे जैसे भी हो, चल हम लोग चलते हैं। और ठाकुर साहब जो है उस इक्का पर बैठ जाते हैं और रास्ते भर जो बात करते करते जाते हैं। फाइनली वह कचहरी पहुंच जाते हैं। उसने कहा कि कुछ दूरी पर जाओ, तुम अपना काम काज, कोई सवारी मिले तो उसको भी पैसे कमा लो, अगर नहीं मिले तो कहीं किनारे पेड़ की छांव में खड़ा रहना। और लगभग जो 2 या 3 बज रहे थे तो वहां पर ठाकुर साहब का काम समाप्त हो जाता है और वह कचहरी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर जो नज़ारा देखते हैं बहुत ही अजीब नज़ारा था। उसने देखा कि अरे एक औरत, और जिस औरत वह जो थी घास बेच रही थी, घास बड़े बड़े बास्केट में वो जो घास रखी हुई थी, और वह उसके जो पैसे मांग रही थी 10 रुपये 5 रुपये अलग अलग बंडल के। तो लोग कहते करे तुम मुझे 5 रुपये, अरे इतना तो घास नहीं है। उसने कहा चाहे जैसे भी हो, बगल वाले भी बहुत घास काटने वाले, वहां पर जाकर के देख लो, मैं तो इतने में ही दूंगी। वहां पर कई सारे लोग आते हैं और कुछ लोग जो इसकी इज्जत का भी फाजिया बढ़े, तुम इतनी खूबसूरत हो, अरे बोलो तो मैं तुम्हें घास क्या, तुम्हें भी खरीद लूंगा। लेकिन वह कहती करे नहीं नहीं, मेरे को बस घास ही बेचना, मेरे को नहीं बेचना, आप बस मेरा घास ले लीजिए, मेरे को उतना ही चाहिए। उसने कहा घास की तो क्या कीमत है? अरे तुम्हारी कीमत बोलो ना, तुम अपनी कीमत। ऐसे कुछ लोग उसके साथ मजाक करते, उसे छेड़ रहे थे। लेकिन जब वह ठाकुर साहब उस औरत की ओर नजर करते हैं तो वह देखते अरे ये तो महावीर की पत्नी मुलैया है। वह जो मंद मंद मुस्कुरा करके वह जो कस्टमर से, ग्राहकों से बातें कर रही है, लेकिन उसे किसी का बात बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि वह वहां पर घास बेच रही थी। कोई कस्टमर होते अलग अलग प्रकार के बातें करते और हर प्रकार के बातों को शायद उसे सहने की आदत हो गई थी। जब ठाकुर साहब का नजर उस पर पड़ा तो बहुत ही बुरा लगा। वह नहीं चाहते थे कि हाँ ये ऐसा लोग उसके साथ में मजाक उड़ाए, इस तरीके से करे, बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन तब तक एक वकील साहब आते हैं और उस वकील साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि मेरे को पूरा घास दे दो, और बस कुछ पैसे की बात हुई, तुरंत पैसे दिया और वो मुलैया हंस पड़ी और हंस करके सारी की सारी घास वो ले करके चले गए। लेकिन दोनों में क्या बातें हुई ठाकुर साहब को समझ नहीं आता। और पैसे बेचने के बाद वह तो घर को चली जाती है। फिर जो है कुछ देर बाद जो महावीर जो अपना इक्का लेकर के आता है, ठाकुर साहब वहाँ पर इंतजार में रहते हैं। फिर ठाकुर साहब बैठते हैं और कहते हैं कि देखो जी, तुम्हारी पत्नी जो मुलैया ना, वो जो काम करती है मेरे को आज बहुत बुरा लगा। यदि एक बात मैं बोलूँ तो उसको बुरा नहीं मानो तो ठीक है। उसने कहा बोलिए ठाकुर साहब क्या चाहते हैं आप? उसने कहा देखो मेरे को रोज इधर उधर कहीं ना कहीं जाना रहता है और तुम्हारी स्थिति मेरे से देखी नहीं जा रही, और आज जो तुम्हारी पत्नी के साथ ना लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग बर्ताव कर रहे थे, मेरे को देख करके अच्छा नहीं लगा। और तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, और आज से तुम हमेशा मेरे यहाँ पर काम करोगे। करना क्या है, तुम अपना इक्का लाना और हमेशा मैं तुम्हारे इक्के की सवारी करूंगा, और उसके बदले मैं रोज तुम्हें अच्छी खासी रकम दिया करूंगा। और जब तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो बस बिना हिचक के बोल देना। लेकिन हाँ, यह बात जो है तुम जो अपनी पत्नी को मत बताना, अपनी पत्नी मुलैया को। लेकिन इसके बदले एक और काम तुम्हें करना पड़ेगा, अपनी पत्नी को दोबारा कभी जो है घास बेचने के लिए मार्केट में मत भेजना। उसने कहा नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इस एका को कहीं बेच उसे देते तो इसके बदले कुछ पैसे मिल जाते, और हम भी जो अपनी पत्नी के साथ घास बेचते तो अच्छे खासे पैसे मिलते। ठाकुर साहब ने कहा जितने तुम पैसे कमाने को सोच रहे हो, बस तुम मेरी सवारी कराना, उससे अच्छे खासे मैं पैसे दूंगा। उसने कहा ठाकुर साहब, आपसे भला मैं पैसे लेने की बात क्या करूं? आप ही का तो नमक खाता हूं, आप ही का तो सब कुछ खाता हूं, और मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? उस मुन्ना ठाकुर ने कहा नहीं, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे, और कल से तुम हमेशा मेरे लिए तैयार आना। और उस दिन से वह जो मुन्ना ठाकुर की हर दिन जो इक्का पर सवारी कराता, और उसकी स्थिति धीरे धीरे सही हो जाती है। लेकिन एक दिन वह मुन्ना ठाकुर अपने खेतों से जो वापस आ रहे थे, तब तक जो है वह मुलैया जो दौड़ी 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 जो है उस मुन्ना ठाकुर के पास में आती है और कहती करे
हर दिन जो है आप मेरा इंतज़ार करते थे, लेकिन कितने दिनों से मैं आपका राह देख रही थी और मैं सोची कि आपको धन्यवाद कर दो। उसने कहा, कैसा धन्यवाद, किस चीज़ का? अरे लग रहा है कि महावीर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया क्या? उसने कहा, अरे वो मेरे पति हैं और मेरे से भला वो कैसे बातें छुपा सकते हैं? लेकिन ठाकुर साहब, आपने जो किया, अगर ऐसा सोच रहे कि ये सब एहसान करके मैं आपके जाल में फंस जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिएगा। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, भले ही मैं नीच जात की हूँ, इस प्रकार की अगर आप उम्मीद रखते हो तो ऐसा ख्याल जो बिल्कुल हटा दीजिएगा। उस ठाकुर साहब ने कहा, अरे तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को दिल दुखाया और वास्तव में जो तुमने उस दिन खेत में मेरी बेइज्जती की, मेरे को जो पाठ सिखाया ना, उस दिन तो मेरे कान खुल गए, मेरा दिल और दिमाग खुल गया और उस दिन से मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। मेरे को अब ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए और मेरे को लगता है कि अगर ऐसी स्त्री हर पुरुष को अगर मिल जाए तो उसका घर जो स्वर्ग से बेहतर होगा। और आज से मैं प्रण करता हूं कि कभी किसी स्त्री को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी बात, मैं तुम्हारे पति का ऐसे ही हमेशा मेरे यहाँ काम करता रहेगा, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर कभी कोई बुरी नजर डालने वाले और बुरी नजर मैं खुद भी नहीं डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को भी मिला होगा तो आप कहानी के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर जवाब दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और यदि ऐसे ही कहानियां चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। मैं इस प्रकार की ही कहानियां अक्सर मैं लाता रहूंगा और आपका दिल को हमेशा मैं भाता रहूंगा। तो बस धन्यवाद।